हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे औषधि संग्रह काल विधि। औषधि यानी कि प्लांट यानी कि ड्रग्स, संग्रह मतलब उनको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, काल मतलब टाइम और विधि मतलब प्रोसेस। तो औषधि यानी कि प्लांट का, संग्रह मतलब कलेक्शन, काल मतलब टाइम, विधि मतलब प्रोसेस। तो किस प्रोसेस से हमें प्लांट को या किसी औषधि को कलेक्ट करना है, अप्रूव करना है, क्या टाइम है उसका अप्रूव करने का और कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, तो इसे हम आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता में कल्प स्थान में अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है मदन कल्प अध्याय, उसमें वर्णित है। तो सबसे पहले श्लोक देखते हैं। तत् यानी काल जातन्य उपागत संपूर्ण प्रमाण रस वीर्य गंधानी काल आतप अग्नि सलिल पवन जंतु भिर अनुपहत गंध वर्ण रस स्पर्श प्रभावाणी प्रत्या अग्राण्यानि उदीच्याम दिशि स्थितानि। अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। इन उत्तम संग्रह करने योग्य द्रव्यों में भी जो द्रव्य अपने समुचित समय पर उत्पन्न हुए हों, अर्थात जिस औषध द्रव्य का उत्पन्न होने का जो समय है उसी समय में उत्पन्न हुआ हो, जिन द्रव्यों में द्रव्यों का प्रमाण जितनी ऊंचाई मोटाई चौड़ाई होनी चाहिए उस प्रमाण से युक्त हो, रस वीर्य और गंध पूर्ण रूप से उपस्थित हो, और जिस औषध के अकाल आतप अग्नि जलवायु और कृमि आदि के प्रभाव से गंध वर्ण और रस स्पर्श प्रभाव नष्ट न हुए हों, उत्तम दिशा में होने वाली औषधियों को। तो इस श्लोक में उन्होंने हमें बताई है कि जो हमें प्लांट को कलेक्ट करना है या अप्रूव करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, मतलब उसकी ऐसी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसको वो अगर पूरा कर देगा तो हम उस प्लांट को अप्रूव कर सकते हैं, यानी कि उसको उखाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले है काल जातन उपगत संपूर्ण प्रमाण रस वीर्य गंधानी। काल जातम अनुपयत, उचित काल में, समुचित काल में उत्पन्न हुआ हो। जैसे कि हम सर्पगंधा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सर्पगंधा जो होता है उसकी प्लांटिंग की जाती है जुलाई में और उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है जब ऑटम सीजन स्टार्ट हो रहा होता है, लीव्स शेड हो रही होती हैं, उस समय उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो अपने समुचित, उसका समुचित समय क्या है सर्पगंधा का हार्वेस्ट होने का? ऑटम सीजन, ऑटम में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसलिए समुचित समय पर उत्पन्न हुआ हो। अगर सर्पगंधा को हमने ऑटम से पहले अगर उसको अप्रूव किया तो उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं हो पाएंगी जो एक फुली डेवलप प्लांट में होती हैं। तो इसलिए समुचित समय पर उत्पन्न हुआ हो, जिस औषध द्रव्य का उत्पन्न होने का समय है उसी समय उत्पन्न हुआ हो, मतलब जो उसका टाइम है, हार्वेस्टिंग का टाइम सर्पगंधा का जो है वो ऑटम स्टार्टिंग है, तो ऑटम की स्टार्टिंग में ही उसको हमें लेना है। ठीक है, जिन द्रव्यों में प्रमाण जितनी ऊंचाई मोटाई चौड़ाई होनी चाहिए उस प्रमाण से युक्त हैं। अब जैसे हम सर्पगंधा का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सर्पगंधा जो होता है वो 75 सेंटीमीटर टू 1 मीटर हाइट का होता है। तो 75 सेंटीमीटर टू 1 मीटर हाइट का, अगर 2 मीटर हाइट का या 3 मीटर हाइट का है तो वो अति लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो वो उसका प्राकृत करेक्टरिस्टिक नहीं है, उसका प्राकृत प्रमाण नहीं है, तो उसको उसको ग्रहण नहीं करना, उसको अप्रूव नहीं करना है। और 75 सेंटीमीटर से ऐसे 25 सेंटीमीटर का है तो उसे भी अप्रूव नहीं करना है। तो इनकी ऊंचाई मोटाई चौड़ाई ये सब देख के उसके प्रमाण से युक्त हो तभी उसे अप्रूव करना है। ठीक है गाइस। फिर है रस वीर्य और गंध पूर्ण रूप से उपस्थित हो। जब प्लांट फुली डेवलप्ड हो जाएगा तो उसमें टेस्ट भी फुली आ जाएगा, उसमें गंध, उसका स्मेल भी प्रॉपर होगी। तो इसलिए रस वीर्य और गंध जब उसमें पूर्ण रूप से हो जाए तब उसको अप्रूव करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। औषधि के अकाल आतप अग्नि जलवायु और कृमि आदि के प्रभाव से गंधवर्ध रस नष्ट हो गए हों उनको नहीं लेना चाहिए। तो काल मतलब टाइम ऐसा है, आतप यानी कि धूप से, अग्नि यानी कि फायर से, सलिल यानी कि वाटर से, यानी कि जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती है उससे औषधि नष्ट हो गई है। पवन वायु से औषधि नष्ट हो गई है। जंतु किसी बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्टेड है या किसी बैक्टीरिया ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उससे जो उपहत औषधि है उसको इनटेक नहीं, उसको अप्रूव या कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जिसकी गंध वर्ण रस नष्ट हो गई है, स्पर्श नष्ट हो गया है, उसको भी नहीं अप्रूव करना चाहिए। तो उत्तम दिशा में होने वाली औषधियों को लेना है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक हो गई कि उसका समुचित काल होना चाहिए, प्रमाण सही होना चाहिए, अग्नि जल वायु आतप आदि से वो नष्ट हुए नहीं होनी चाहिए, गंध वर्ण रस प्रॉपर होना चाहिए। अब ये सब प्रॉपर हमने देख लिया। ठीक है, अब कौन सा पाठ को किस ऋतु में ग्रहण करना है, पहले तो ये सब देख लिया। फिर उसके बाद किस पाठ को, जैसे कि अब देखते हैं श्लोक में, तेषा शाखा पलाशम चिर प्रणूनम
वर्षा वसंत योगा ग्राह्यम, नूतन शाखा और पत्तों को वसंत ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। शाखा और पलाश अच्छी परिणाम, वसंत वर्षा वसंतम ग्राह्य। तो नूतन शाखा और पत्रों को वसंत ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। जो नई नई ब्रांचेज आई हैं ट्री में और जो नई लीव्स हैं उसको किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए? वसंत ऋतु में। और वसंत ऋतु में जब स्प्रिंग सीजन होता है तो हम देखते ही हैं पूरी मतलब अपने आसपास हम देखते हैं हर तरफ नए पत्ते आ रहे होते हैं, नए फूल आ रहे होते हैं। तो उस टाइम में फूल तो उसको आगे देखिए फूल कब लेना है, लेकिन उस टाइम में शाखा यानी कि ब्रांचेस और पत्तों को यानी कि लीव्स को ग्रहण करना है आचार्य चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक के अनुसार वसंत ऋतु में नूतन शाखा यानी कि न्यू ब्रांचेस और लीव्स को ग्रहण करना है बसंत ऋतु में। ओके। ग्रीष्मी मूलानि शिशिरे व शीर्ण प्ररूणम पर्णानाम, मूल का ग्रीष्म या शिशिर ऋतु में जबकि पुराने पत्ते हलकर नए पत्ते लग गए हों तब करना है। तो मूल का किस में ग्रहण करना है? ग्रीष्म ऋतु में। मूल का ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करना है। क्यों करना है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टेम्परेचर हाई होता है, तो रूट का फंक्शन बढ़ जाता है। रूट बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई करती है प्लांट को, तो उसका फंक्शन प्रॉपर है, रूट प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु में रूट को यानी कि जड़ को, मूल को ग्रहण करना है। और शिशिर में भी ग्रहण कर सकते हैं। शिशिर में क्या रीज़न है ग्रहण करने का? कि पुराने पत्ते हटकर नए पत्ते लग रहे हो। जब पुराने पत्ते हट रहे हैं शिशिर ऋतु में और नए पत्ते लग रहे हैं तो उस टाइम भी रूट्स का फंक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉपर उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए नए पत्ते लगने के लिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसलिए ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में आचार्य चरक के अनुसार हमें मूल यानी कि जड़ को ग्रहण करना है, रूट को ग्रहण करना है। शरदी त्वक कंद क्षीराणी, शरद ऋतु में त्वक कंद क्षीर, छाल यानी कि जो बार्क होती है ट्री की, कंद होता है, कंद ट्यूबर्स होती हैं, ट्यूबरस जो होता है, और क्षीर यानी कि उसका जो क्षीर होता है, जो दुग्ध निकलता है ट्री में से, उसको शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। तो छाल कंद क्षीर, तो शरद ऋतु में जो होता है पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इसलिए छाल कंद और क्षीर को शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। क्षीर पित्त ऐसे याद कर सकते हैं। हेमंती शाराणी यथ ऋतु पुष्प फलमती, हेमंत ऋतु में सार को ग्रहण करना है। जो ट्री का सार होता है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट होते हैं उसमें से लेटेक्स निकलता है, तो उस सार को हेमंत ऋतु में ग्रहण करना है आचार्य चरक के अनुसार। हेमंत ऋतु सार। और पुष्प और फल को ऋतु के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। जैसे हमने देखा था अभी ऊपर देख रहे थे कि बसंत ऋतु में जो होता है पूरी मतलब हमारे आसपास की जगहों पर बहुत सारे फूल निकल आते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स लग जाते हैं, तो उन फ्लावर्स को यथा ऋतु मतलब जिस ऋतु में जो फ्लावर आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु में जो फ्लावर आ रहा है उसको उसको उसी ऋतु में, वर्षा में जो फ्लावर आ रहा है, जो जिस ऋतु में जो फ्लावर आ रहा है उसको उस ऋतु में फ्लावर और फ्रूट्स को ग्रहण करना है। ठीक है। और सार को हेमंत ऋतु में ग्रहण करना है। तो गाइस ये थे आचार्य चरक के अनुसार। अब जो ग्रहण कर रहा है, जो ग्रहण करने जा रहा है, वैद्य जा रहा है या कोई भी पर्सन जा रहा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो देखते हैं। शुचि शुक्ल वाशा संपूज्य देवता अश्विनी गो ब्राह्मणाश कृत उपवासा, ग्रहण करने वाला व्यक्ति मंगल आचर संपन्न, कल्याण की भावना करते हुए तथा पवित्र श्वेत वस्त्र धारण कर देवता अश्विनी कुमार गौ तथा ब्राह्मण की पूजा कर उस दिन उपवास और व्रत धारण करे। तो शुचि यानी कि पवित्र हो, शुक्ल वाशा यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहना हो, संपूज्य देवता अश्विनी गौ ब्राह्मण, देवता अश्विनी कुमार गौ और ब्राह्मण की पूजा करने के बाद और उपवास रखकर ग्रहण करे प्लांट को। ओके। और अब किस दिशा में जाके ग्रहण करना? अगर हम प्लांट के पास जाके खड़े हो जाते हैं तो हमें अपने किस दिशा में, किस डायरेक्शन में अपने फेस को करके उसको ग्रहण करना है, जो भी पार्ट हमें ग्रहण करना है। तो प्रागमुख, उदंगमुख यानी कि पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर औषधियों का ग्रहण करना है। तो पूर्व मुख में औषधियों का ग्रहण करना है या फिर उत्तर मुख होकर औषधियों का ग्रहण करना है। तो गाइस ये थे आचार्य चरक के अनुसार औषधि संग्रह काल और विधि। अब हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो औषधि संग्रह काल सुश्रुत संहिता के अनुसार, जो सुश्रुत संहिता में वर्णित है, तो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 37 में श्लोक नंबर 6 में वर्णित है। तो श्लोक देखते हैं। अत्र केचित आहु आचार्या प्रावट वर्षा शरद हेमंत वसंत ग्रीष्मेषु यथा संख्यम मूल पतत्वक क्षीर सार फलान्याद दी देती। अनेक आचार्यों का कथन है कि प्रावट वर्षा के आदिकाल में वनस्पतियों का या औषधियों की जड़ें, वर्षा ऋतु में पत्र, शरद ऋतु में छाल, हेमंत ऋतु में दुग्ध, वसंत ऋतु में सार और ग्रीष्म ऋतु में फलों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो ये अनेक आचार्य कह रहे हैं, ये आचार्य
सुश्रुत नहीं कह रहे हैं, अनेक आचार्य कह रहे हैं, लेकिन ये वर्णन जो है ये सुश्रुत संहिता का ही है, सुश्रुत संहिता में ही आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है, ठीक है। लेकिन आचार्य सुश्रुत नहीं कह रहे, ये अनेक आचार्य कह रहे हैं, आहु आचार्य, अनेक आचार्यों का कथन है ये। वनस्पतियों का और औषधियों का जड़ प्रावट में, यानी कि प्रावट ऋतु कौन सी होती है, जब वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा होता है, मतलब वर्षा ऋतु स्टार्ट हो रही होती है, तो जो ऋतु आती है वो प्रावट ऋतु आती है। तो उसमें वनस्पतियों का औषधियों की जड़ें करनी है। वर्षा ऋतु में पत्र ग्रहण करना है, शरद ऋतु में छाल ग्रहण करनी है। चरक ने भी बताया था, चरक संहिता में भी शरद ऋतु में छाल था, शरद ऋतु में छाल था। और आचार्य मतलब शिशु संहिता में भी शरद ऋतु में छाल बताया है। हेमंत ऋतु में दुग्ध ग्रहण करना है। हेमंत ऋतु में आचार्य चरक ने सार बताया था, इन्होंने हेमंत ऋतु में दुग्ध बताया है। वसंत ऋतु में सार बताया है, हेमंत में सार बताया था आचार्य चरक ने, हेमंत में सार, और ये बसंत ऋतु में सार बता रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में फलों का ग्रहण करना है, फल को सेवन ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करना है। ठीक है, तत्व न सम्यक सौम्य आपनी आजो जगता, किंतु ये मत ठीक नहीं है क्योंकि जगत सौम्य तथा आग्नि होता है। तो आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं ये मत ठीक नहीं है, जो अनेक आचार्यों का मत है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जगत जो है वो सौम्य और आग्नि होता है। सौम्य यानी कि शीतल वाला, सौम्यता सॉफ्टनेस वाला, जिसमें सौम्य हो, मृदुता हो, और आग्नि मतलब जिसमें उष्णता हो, बहुत अग्नि हो। तो ये दो प्रकार का जगत होता है, तो इसलिए ये मत ठीक नहीं है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसलिए सौम्य ऋतु में सौम्य औषधियों का ग्रहण करना चाहिए। जब सौम्य ऋतु हो तो सौम्य औषधियों का ग्रहण करें, और अग्नि गुण प्रधान औषधियों को आग्नि ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। जब हॉट वाली ऋतुएं चल रही हो, सीजन चल रहा हो, तो हॉट पोटेंसी के द्रव्यों का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार संचय करने से औषधियाँ अवृक्त गुण वाली होती हैं। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं अगर आग्नि ऋतु में हम आग्नि औषधियाँ, मतलब हॉट सीजन चल रहा है और हॉट पोटेंसी का ही द्रव्यों का ग्रहण किया, और कोल्ड सीजन चल रहा है, कोल्ड पोटेंसी के ही द्रव्यों का ग्रहण किया, तो ये इससे अविकृत गुण वाली होती है, उसमें विकृति नहीं आती है। सौम्य ऋतुओं में सौम्य औषधियों का ग्रहण किए जाए तथा सौम्य भूमि में वे उत्पन्न हुई हो तो वे अत्यंत मधुर रस और स्निग्ध तथा अतीव शीत वीर्य वाली होती हैं। तो सौम्य ऋतु, सौम्य औषधियाँ हो, सौम्य ऋतु हो और सौम्य भूमि हो, तो अगर ऐसे सौम्य ऋतु, सौम्य औषध, सौम्य भूमि, तो इससे जो औषधियाँ होंगी वो मधुर रस वाली और स्निग्ध तथा अतीव शीत वीर्य होती हैं। इसी प्रकार आग्नेय औषधियों की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। और आग्नेय औषधियों को आग्नेय भूमि, आग्नेय ऋतु, आग्नेय औषधि, तो उससे भी वो बहुत उष्ण वीर्य वाली होगी। तो गाइज ये आचार्य सुश्रुत का मत था कि आग्नेय ऋतु में आग्नेय औषधियों को और सौम्य ऋतु में सौम्य औषधियों को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो कुछ आचार्य हैं उनके अनुसार, जो अनेक आचार्य हैं, प्रावट ऋतु में वनस्पतियों या औषधियों की जड़ें, वर्षा ऋतु में पत्र, शरद ऋतु में छाल, हेमंत ऋतु में दुग्ध, बसंत ऋतु में क्षार और ग्रीष्म ऋतु में फलों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक गाइस, अब आचार्य चरक के अनुसार देख लेते हैं। आचार्य चरक के अनुसार नूतन शाखा और पत्रों को बसंत ऋतु में, ग्रीष्म में मूल को और शिशिर में भी मूल को करना है, छाल, कंद और छीर का शरद ऋतु में, पुष्प और फलों का यथा ऋतु, मतलब जिस ऋतु में जो फल और पुष्प आ रहे हैं उसी ऋतु में करना चाहिए, सार का हेमंत ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। तो गाइस ये थे औषधि संग्रह काल विधि आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार। इससे आगे वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। चिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।